दोस्तों नमस्कार। एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम कुरुक्षेत्र में इस वक्त चल रहा है। उस कार्यक्रम के विषय में भी बहुत सारी बात हो सकती है, पर उस कार्यक्रम के विषय में हम अधिक बात ना करते हुए उस कार्यक्रम के एक तरह से कहें तो संस्थापक सदस्यों में से एक और हमारे बड़े ही अजीज और जिनके साथ लगातार फोन के जरिए हम जुड़े रहे और आज कार्यक्रम में आने का एक बड़ा मकसद उनसे मिलने का रहा। श्री अजय सिंह राणा जी शिक्षक हैं, चंडीगढ़ में पढ़ाते हैं, मूलतः हरियाणा से हैं और बड़े ही कमाल के लेखक हैं। बहुत छोटे छोटे विषयों को लेके ऐसी रचनाएं वो कर देते हैं कि लगता है कि हमारे ही आसपास का समाज एक तरह से उठ के सामने हमारे आकर बैठ गया है और हमसे कुछ सवाल पूछ रहा है। तो आज वो साक्षात मिले हैं तो सोचा क्यों ना इस यादगार इस कार्यक्रम को कर लें, इस बातचीत को, इस भेंट को। अरे नमस्कार। वैसे तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो मन हो रहा है कि आपसे पूछें, बतियाएं, पर क्योंकि समय बड़ा सीमित सा है तो हम ये जानना चाहेंगे कि आप अगर अपने पूरे जीवन की तरफ अगर दृष्टि डालें तो आपको कब लगता है कि आपका लेखक बनने की तरफ आपका सफर शुरू हो जाता है, आपका झुकाव वहां से आप स्पष्ट तौर से देख पाते हैं? सबसे पहले तो जो समाज में हमारे आसपास जब घटना शुरू होता है, कुछ चीज़ें हम देखते हैं, जब समाज टूटता है, टूटने का देखने का नज़रिया अलग अलग है। जैसे हम परिवारों में रहते हैं तो परिवार में जब रिश्ते टूटने लगते हैं उनके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं। उन कारणों को देखते हुए कि ये सब चीज़ें समाज में इतनी तेज़ी से कैसे हो रही हैं, इसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं। और मैंने भी जब मैं कॉलेज में था, धीरे धीरे जब बड़ा हो रहा था तो अपने परिवार में, अपने आसपास मोहल्ले पड़ोस में रिश्तों को बहुत बुरी तरह से टूटते देख रहा था, जिसको मुझे बड़ा दुख होता था। एक्चुअली असली तो समाज वही है, उसी को ही हम पढ़ते हैं, कहानियों में, उपन्यासों में, फिल्मों में भी देखते हैं। पर उस समाज में रहते हुए हम उस समाज के लिए क्या कर पा रहे हैं, उसको जोड़ने का काम कितना कर पा रहे हैं। पर लेखन को मैंने जब मैं खाली घरूंदे मेरा पहला उपन्यास था तो उसमें मैंने समाज को जोड़ने के उद्देश्य से उन सभी कारणों को लिखना शुरू किया कि लोग जब इस किताब को कभी भी पढ़ेंगे, आज नहीं कभी, क्योंकि मैं कोई इतना पॉपुलर राइटर नहीं था, तो उस समय नई किताब थी। मुझे ये भी था कि क्या अब तक कोई किताब पढ़े ना पढ़े, क्या अब तक किसी तक पहुँचे ना पहुँचे। परंतु फिर भी मैंने जो मेरा मन था लेखन में आना, कोई राइटर बनने का कोई मन नहीं था, ना राइटर बनने के उद्देश्य से वो लिखा गया था। तो फिर मैंने जो दर्द था समाज को, परिवार को देख के, अपने परिवार में भी देखा, मैंने अपने आसपास भी देखा, दोस्त मित्रों के साथ मैं थोड़ा बातचीत खूब करता हूँ लोगों के साथ, तो उससे ना बहुत सारी बातें पता लगती हैं कि यार समाज में ऐसा भी हो रहा है, इस तरह भी हो रहा है। तो फिर मुझे लगा कि नहीं, ये सब चीज़ें लिखनी चाहिए कि आने वाले पीढ़ियाँ या जो प्रेजेंट टाइम में जो लोग हैं, जो आने वाला भविष्य बच्चे हैं, क्योंकि मैं अध्यापक भी हूँ, तो कम से कम जब ये लोग पढ़ेंगे तो उसमें कुछ चीज़ें जो कारण है वो दिखाई देंगे, शायद फिर वो हम बचा सके, समाधान की तरफ बढ़ सके। अच्छा, एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो आपसे बात करते हुए हमें लगी वो ये है कि आमतौर पे कुछ आर्थिक, कुछ सामाजिक, कुछ राजनीतिक स्थितियों को हमने आजकल समाज मानना शुरू कर दिया है। परिवार उस समाज की इकाई है, हालांकि हमारी सनातन मान्यता तो यही रही थी, पर अब धीरे धीरे परिवार को इकाई के रूप में मानना ये विचार गायब ही होता चला गया। यानी कि एक व्यक्ति की स्थापना के लिए हमने परिवार को न्यौछावर किया है, पारिवारिक मूल्यों को, पारिवारिक संतोष को, पारिवारिक आदर्शों को। तो ऐसे में समय में भी और वाकई आदमी का जीवन का सफलता असफलता का बहुत सारा निर्धारण उसके परिवार से ही होता है। तो यानी कि आपने उस बिंदु को छुआ कि जो हम सबको हर रोज प्रभावित करता है, पर जाने क्यों साहित्य में वो शाश्वत मूल्य है, हमारे बहुत सारे ग्रंथों का वो हिस्सा रहा है और उसके ऊपर वैसे चर्चा नहीं होती, या उसकी चर्चा को कुछ मायनों में त्याज्य तक भी मान लिया गया है ना। आपको कई तरह से टैग दिए जाते हैं कि आप इसके ऊपर उस तरह चर्चा ना करें। तो अच्छा, आपका क्योंकि समय कम है तो लगता है कि बहुत सारी बातें आपसे कर लें, तो जो पहला आपका ये रचनाक्रम रहा, तो इसके बाद जो पाठकों की जो प्रतिक्रियाएं रही वो तो एक अलग मामला है। तो आपको अपने आप से क्या खुराक अपने रचनाक्रम से मिली वो बताएं। इसके बाद खाली घरूंदे जब मैंने लिखा तो इसकी प्रतिक्रिया आई, क्योंकि लेखक की खुराक क्या होती है, जो अनजान पाठक लिखे, दोस्त मित्र तो लिख देते हैं, हम किताब दे देते हैं, वो पढ़ लेते हैं, लिख भी देते हैं, उसका हमें इतना ज़्यादा असर शायद नहीं पड़ता।
परंतु जब दूर दूर से प्रतिक्रिया आए, आप यकीन मानोगे खाली घरोंदे पर कश्मीर से प्रतिक्रिया आई थी, पुलवामा से। अरे वाह। उसने उपन्यास को पढ़ के इतनी खूबसूरत प्रतिक्रिया दी, और परिवार को लेके, परिवार की जो हमें चिंता है, जिस विषय को हम बात कर रहे हैं, उसने बहुत अच्छा उस पर मतलब लिख के भेजा। मुझे फ़ोन भी किया आपने, मुझे बड़ा अच्छा लगा। फिर मुझे कहीं ना कहीं एक और जिम्मेवारी मुझे लगी, नहीं हम चलो थोड़ा बहुत जो भी समाज के लिए कर पा रहे हैं लेखन के माध्यम से, तो हम कुछ और ऐसे विषय उठाएं जो इस टूटते समाज को जोड़ें। तो फिर उसी कड़ी में मैंने तेरा नाम इश्क उपन्यास लिखा, जिसका स्केल और भी ज़्यादा था। वो लार्ज स्केल पे था, पूरे नेशनल राष्ट्रीय स्तर पे। उसमें बहुत सारे रिश्ते देखे। जैसे मैंने पहले उपन्यास में परिवार को लिया, परिवार में माता पिता भाई बहन ये सारे रिश्ते थे उसमें। खाली घरोंदे में मैंने मित्रता को लिया, दोस्ती को लिया। ये भी रिश्ता कोई इतना अहम रिश्ता नहीं है, ये बहुत खास रिश्ता है। उसी रिश्ते को आधार बना के लिखा, तो इस पे तो इतने अनजान पाठकों ने मुझे लिखा, जिससे कि मुझे इतना ज़्यादा लिखने के लिए उन्होंने मतलब आगे प्रेरित किया कि कहीं ना कहीं मैं सही जा रहा हूँ। लोगों को छू रही हैं चीज़ें, लोग चिंतन कर रहे हैं, समझ रहे हैं। ये सारी चीज़ें मतलब धीरे धीरे मुझे भी अच्छी लगी कि मैं लेखन में कहीं ना कहीं सही जा रहा हूँ। तो इसी आधार पर ही फिर मकड़जाल कहानी संग्रह आया। उसमें मैंने बहुत सारी जैसे और भी रिश्ते समाज में है, पति पत्नी का रिश्ता है, प्रेमी प्रेमिका का रिश्ता है, इनको आधार बनाकर बहुत सारी बातें लिखी। अच्छा, इसमें अजय जी आप ये है तेरा नाम इश्क, और ये हरियाणा साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कृत एक उपन्यास रहा। तो आपने इसमें लिखा कि राष्ट्रवाद में उलझी एक भावुक प्रेम कथा। तो हालांकि वो तो पूरी की पूरी जो कहानी है वो तो पढ़ने के बाद मालूम पड़ेगी, पर कुछ आप इसके तथ्य ऐसे, कुछ इसके आप परिचय कराना चाहें, कुछ बताना चाहें। ये जो राष्ट्रवाद में उलझी प्रेम कहानी है, इसका जो बैकड्रॉप है वो कश्मीर की जो 2018 में एक किताब प्रकाशित हुई थी, उस समय की परिस्थितियाँ है जब धारा 370 वहाँ पे एग्जिस्ट करती थी। और उसी ही बैकड्रॉप पर एक कहानी आगे बढ़ती है, और प्रेम कहानी जो प्रेमिका है, जो इसमें हीरोइन है, इस कहानी की नायिका है, जो वो अपने प्रेमी को खोजने निकलती है जो उनसे गुम हो गया है। और उसी आधार पर जो हमारे देश में जो धार्मिक आधार पर हम बांट लेते हैं लोगों को कि हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये सब चीज़ें हैं, उसी आधार पर एक तरह का वातावरण इस उपन्यास में दिखाया गया है। परंतु जो इस उपन्यास का अंत है, क्योंकि ज़्यादा मैं कहानी के बारे में बात करूँ तो ज़्यादा बात हो जाएगी। कहानी के अंत तक जाते जाते आपको पता लग जाएगा कि इस देश में चाहे कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म का है, वो देश से अगर प्यार करता है, राष्ट्रवाद हर व्यक्ति के अंदर होता है। ऐसा नहीं है कि ये इस विशेष धर्म के अंदर ही ज़्यादा होगा या किसी विशेष धर्म में कम होगा। तो वो कहानी के अंत में जाके एक बहुत बड़ा इसमें एक सस्पेंस एलिमेंट है कि जिस व्यक्ति को हम किसी खास विशेष धर्म का मानते रहते हैं, वो अंत में जाके किसी विशेष धर्म का निकल आता है, जिस आधार पर हम उस पर इल्जाम लगा रहे हैं। क्या बात। तो अंत में जाके पता लगता है कि ये देश के लिए अपने प्यार तक को भी एक तरह से त्याग देता है। ये कहानी थोड़ा सस्पेंस एलिमेंट के साथ चलते जो बांध के रखते, जो कि पाठकों ने मुझे ज्यादा बताया, वो पाठकों की नजर से बता रहा हूँ, क्योंकि लेखक को तो अपनी कहानी सभी अच्छी लगती है। तो ये एक आधार था कि अंत में जाके सोचने पे ये मजबूर करता है। यानी कि एक तरह से हम देखें जो हमारा जो साहित्य है क्योंकि विशुद्ध मतलब व्यक्ति से आत्मीय संवाद एक तरह से करता है। हाँ जी। वो जो व्यक्ति एक राष्ट्र के, समाज के अलग अलग वो आवरणों में ढका है, उसके बीच में जो नितांत व्यक्ति बैठा है, उसके साथ जो बातचीत होती है, तो वाकई हम जब ये अलग अलग तरह की शेड्स की बात करते हैं, तो जो असल जो व्यक्ति है, वो जो लोक का जो व्यक्ति है, वो हमसे छूट जाता है। और वाकई इसीलिए शायद साहित्य को, इसीलिए शायद कृतियों को सबसे महत्वपूर्ण चीज किसी भी समाज के लिए माना गया है। वो आईना जैसे होती हैं। और एक बार आप जिस तरह से आपने पूरी कहानी को एक तरह से बताया और उसके गो थ्रू होंगे तो उसका अलग तरह का प्रभाव रहेगा, तो फिर ये बात पक्की है कि अगर दिल से आप उस चीज को देख लेते हैं, गो थ्रू हो जाते हैं, तो फिर आप पहले वाले व्यक्ति नहीं रह जाते। आपकी कुछ धारणाएं हमेशा के लिए बदल जाती हैं। तो अच्छा, एक और ये जो कहानी संग्रह है आपका मकड़जाल के रूप में आता है, तो इसके विषय में भी कुछ बताएं, ये किस तरह का मकड़जाल है? ये एक्चुअली हमारा जीवन जो है एक मकड़जाल ही है। हम उलझे हुए हैं बहुत सारी चीज़ों में, रिश्तों में भी उलझे हुए हैं, हमारी और भी जीवन में समस्याएं हैं उनमें उलझे हुए हैं।
रिश्तों को आधार बनाकर ये 7 कहानियां जो अलग अलग समय में लिखी गई। ओके। मतलब ये एकदम नहीं लिखी गई हैं। कुछ कहानियां बहुत पुरानी भी हैं और बहुत पत्रिकाओं में प्रकाशित भी हैं, जैसे भारतीय ज्ञानपीठ की पत्रिका नया ज्ञानोदय में वाह, प्रकाशित वाह, है वाह, एक कहानी आज तक चैनल पे भी आई है, साहित्य तक चैनल पे सिलेक्टिविटी वहाँ पे आई थी। तो कहानियों का जो आधार रहा है वो प्रेम है कि समाज में किस चीज़ की कमी है। अब हम धर्म को ही ले लें, जो आज राजनीतिक वातावरण देख रहे हो आप, या धार्मिक, तो क्या है कि प्रेम की कमी है। हम आपस में एक दूसरे से प्रेम ही नहीं कर रहे। प्रेम का मतलब ये नहीं कि कोई हम प्रेमिका वाला प्रेम की बात कर रहे हैं। समाज में लोगों में आपस में ही प्रेम नहीं है। लोग एक दूसरे को पायदान बना के अपना काम निकाल के आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो ये भी तो समाज टूट रहा है ना बहुत बुरी तरह से। तो ये 7 कहानियाँ, ये मैंने जिंदगी में 7 ही कहानियां लिखी हैं, वो 7 ही हैं इसके अंदर। पहला ही कहानी संग्रह है अच्छा, मेरा। आप ये बताएं कि आप उपन्यास भी लिखते हैं और कहानी भी लिखते हैं। उपन्यास को भी बहुत लंबा लगता है, बहुत लंबे समय तक चलता है। तो आप ये बताएं कि अपने आप को आप मेंटेन कैसे रखते हैं उसी एक भाव में इतने लंबे समय तक, ये कैसे हो पाता है? उपन्यास महासागर है, कहानियां नदी की तरह है। इनका उपन्यास को बहुत विस्तार लेता है। उसमें मान लो आपने कोई कैरेक्टर डेवलप कर दिया और कैरेक्टर को मैंने जैसे ये किताब 2013 में लिखनी शुरू की थी, 18 में रिलीज हुई थी बुक। तो उसी में जो नायक का जो मेरे माइंड में जो भी उसका चरित्र था, तो उसको मेंटेन करना, तो उसको बार बार पढ़ना पड़ता है। अगर आपने आज मान लो कोई चीज़ लिख दी, आपको समय नहीं लगा, मान लो 1 महीने बाद आप उठा रहे हो, तो मुझे दोबारा से फिर सारा का सारा पढ़ना पड़ता है, पीछे से कनेक्टिविटी बनी रहे। और उस विषय को पूरी किताब लिखने से पहले उसको पहले अलग से मतलब उसको पूरा माइंड में एंड तक पूरा उसका बेस बना के चलना पड़ता है। अदरवाइज आप उपन्यास लिखना थोड़ा सरल नहीं है। कहानी लिखना फिर भी मैं मानता हूँ कि आप कहानी को थोड़े समय में लिख सकते हो, पर उपन्यास को आप थोड़े समय में बिल्कुल नहीं लिख सकते, क्योंकि उसमें बहुत सारे चरित्र होते हैं, सबका अपने अपने रंग होते हैं। सच में एक इतना बड़ा परिवेश है जिसमें देश काल का आप पूरा ध्यान रख रहे हैं। और कितने सारे पात्र हैं, कितने सारे संदेश आप एक साथ दे रहे हैं, एक पूरे समय को आप जी रहे होते हैं। और सच में एक तरह से कई बार हमें तो ये लगता है कि उपन्यास तो एक लेखक की कसौटी है, जिसने उपन्यास लिख दिया फिर वो बाकी जगहों पे बड़े आराम से हाथ आजमा सकता है। ये कहते हैं अशोक भाटे जी मुझे अक्सर कहते हैं कि लोग तो मतलब कहानी से शुरुआत करते हैं, आपने उपन्यास से शुरुआत की। ये बड़ी हमें क्योंकि लगता है कि उपन्यास पे आदमी आखिर में आता है। हाँ, आखिर में। और यहाँ पे इस तरह से है। तो दूसरा आप एक ये बताएं कि अगर आप नहीं लिख रहे होते तो मतलब आपको क्या लगता है, आपसे क्या छूट जाता है? व्यक्तिगत जो गेन है आपका लेखन के साथ वो क्या है? यानी कि इस चीज को अगर दूसरी तरह से हम समझना चाहें कि हमें लिखना क्यों चाहिए? अगर आप समाज को बचाना चाहते हैं, मेरा तो ये उद्देश्य है। समाज में लोगों के बीच में जो प्रेम है, जिसपे सारे समाज का आधार है, चाहे वो किसी भी धर्म जाति का है, चाहे किसी भी दुनिया में इतने देश हैं, बेस तो क्या है? आपसी लगाव है, मोहब्बत है, प्रेम है। अगर हम अपनी कहानियों के माध्यम से, अपने उपन्यास के माध्यम से, कविताओं के माध्यम से एक अच्छा संदेश दिया जाए, पॉजिटिव तरीके से, समस्याएं भी दिखाई जाए, समस्याएं जब देखेंगे तभी उसका समाधान भी नजर आएगा। अदरवाइज तो वो कंपेयर नहीं कर पाएंगे, तुलना नहीं कर पाएंगे चीज़ों की। तो हमारा खासकर मैं जो अपना मानता हूँ, मेरा उद्देश्य यही है कि समाज, बिखरते समाज को समेटना है प्रेम के माध्यम से। और मैं बहुत छोटा काम है, हालांकि मैं ये नहीं कहता मैं बहुत बड़ा कुछ कर रहा हूँ, पर मैं ये छोटा छोटा करके ही बड़ा हो जाएगा मुझे लगता है। क्योंकि मैं अब तक मैंने जितनी कहानियाँ लिखी हैं, मुझे लोगों ने बड़ा प्रेम दिया। मैं ईमानदारी के साथ इस बात को कह रहा हूँ। आज भी लोग मुझे फ़ोन करते हैं, देश से पता नहीं कहीं कहीं से कहानी पढ़ के मुझे फ़ोन आता है, सर आपने ये कहानी मुझे बड़ी अच्छी लगी। तो उद्देश्य मेरा पूरा हो गया। अगर मैंने एक परिवार को भी टूटने से बचा लिया तो लेखक का तो उद्देश्य पूरा हो जाता है। क्योंकि राजनीतिक परिवेश को तो देखो हम बदल नहीं सकते, वो एक अलग ही तरह की दुनिया है राजनीति की। वो तो समाज में अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए पता नहीं क्या क्या चीज़ें डाल के जहर घोल रहे हैं या पॉजिटिव कर रहे हैं, जो भी है उनका। पर लेखक का उद्देश्य तो समाज को बचाना ही है। और दूसरी बात एक और भी है, हम राजनीति को कई बार बहुत भला बुरा कहते हैं। हाँ हाँ, राजनीति भी क्या है? हमारा ही समूह है, हमारे जो हमने रॉ मटेरियल दिया है उसी के आधार पे राजनीति अपने महल खड़े करती है। बिल्कुल। तो जब तक समाज की जड़ों को हम ढंग से नहीं सींचेंगे तब तक तो बाकी सब, और हर एक व्यक्ति चाहता है, मैं देखता हूँ बहुत सारे ऐसे संगठन खड़े हैं, राजनीति के ऐसे बहुत सारे पायदान हैं जो व्यक्तियों को खंड खंड चाहते हैं कि बंटे रहें, तभी इनका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। उन खंडों को जोड़ने का काम लेखक का है। खंडों को जोड़ना। और सबसे बड़ी बात आपने कही कि लेखक का भी काम
प्रेम की पुनः स्थापना है, व्यक्ति का व्यक्ति से प्रेम। जिस दिन वो हो जाए, मुझे लगता है कि जितने भी हमारे यहाँ पर संत रहे, परंपराएं रही, वो व्यक्ति से व्यक्ति को जोड़ने का वाहक है, व्यक्ति से व्यक्ति को जोड़ने का महान है। मूल आधार उनका यही है। आप रामायण उठा लो, आप महाभारत उठा लो, उसमें क्या शिक्षा मिल रही है? परिवार को जोड़ने की ही तो शिक्षा मिल रही है। अब वो महाकाव्य क्यों कहला रहे हैं? महाकाव्य वो इसीलिए कहला रहे हैं, आज तक इतने सालों पहले वो लिखे गए और आज तक वो समाज के अंदर हैं, क्यों जीवित हैं? क्योंकि वो क्या वकालत कर रहे हैं, प्रेम की वकालत कर रहे हैं वो। जी जी जी। राम और सीता का रिश्ता क्या है? कृष्ण जी क्या, अर्जुन के साथ क्या उनको प्रेम नहीं था? अर्जुन जी का पूरा एक बार समग्रता में किस तरह से उसको धारण किया जा सकता है प्रेम को, उसी का वो बखान है। उसी के आधार पे ये चीजें लिखी जानी चाहिए मेरे तो अजय जी, आप ये बताएंगे कि आजकल भी किसी रचना पे आपका काम चल रहा है? अभी मेरा उपन्यास जब ये 2018 में 13 कंप्लीट हुआ था, तो उसके बाद मेरे पास एक विषय था आदिवासी जो नक्सलिज्म हमारे देश की समस्या। एक्चुअली उस समस्या को भी लोग अपने अपने एंगल से देखते हैं। हाँ, बहुत सारे नजरिए उनके एंगल से नहीं देखते जो वहाँ के लोग हैं। हाँ। तो मैंने कोशिश की है कि उनके एंगल से देखा जाए। उस जगह पे मेरे बहुत सारे मित्र हैं, उनसे मेरी रेगुलर बातचीत होती है, वीडियो कॉलिंग भी मैं करता हूँ उनके साथ, और बहुत सारा लिटरेचर मैंने उससे रिलेटेड पढ़ा भी है। अभी मैंने उड़ीसा और वेस्ट बंगाल जाना भी है, इस रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से जाना है। तो उस पर मेरा लगभग 6 साल लग गया सर। अभी भी मैं उसको छपवाने की कोई जल्दबाजी नहीं है। मैं इस पर कोशिश कर रहा हूँ कि एक ऐसा मटेरियल दिया जाए जिससे कि लोग जब उस किताब को पढ़ें तो वो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ना देखें उसको, वो अपने आप डिसाइड करें कि सही क्या है और गलत क्या है। मैं उनको कोई जवाब नहीं देने वाला उसमें, मैं सिर्फ सवाल है उसके अंदर उनके सामने रख देने वाले। जवाब पाठक खुद खोजे, और वो भी एक ट्रीटमेंट है। जैसे कि मेरे पाठक बताते हैं कि सर आपकी ट्रीटमेंट कहानी तो चलो समझने ही होती है, कहानियाँ हमारे आसपास की तो कहानी होती है, हमें पता ही होती है, पर उसका ट्रीटमेंट कहने का अंदाज वही पाठक को मानता है, उसमें भी एक अलग तरीके से। अच्छा, आपने जिस तरह से बात ट्रीटमेंट की कही, एक तरह से कहें शिल्प की कही, हाँ शिल्प, तो आप अपनी शैली को किस तरह से पाते हैं? क्या कोई ऐसे लेखक रहे हैं जिसकी परिपाटी आपको बहुत भाती रही, वाक्य विन्यास की दृष्टि से या बाकी सब स्ट्रक्चर की दृष्टि से? नहीं, मैं आपको ईमानदारी से बताऊंगा, लेखक तो मैंने बहुत पढ़ी है किताबें। जी। मैं एक लेखक का नाम तो खैर नहीं कह सकता कि मैं उससे प्रभावित हुई। हाँ, क्योंकि मैं फिल्में भी बहुत देखता हूँ। मैं बचपन से मैं स्क्रिप्ट राइटिंग में भी मेरा शौक है, मैंने कुछ फिल्मों की स्क्रिप्ट राइटिंग भी की हुई है। हालांकि वो उद्देश्य अभी पूरा नहीं हुआ, बात चल रही है बहुत सारी जगह, पर वो होगा तो चलो आएगा सामने। तो फिल्मों का जो पॉइंट ऑफ व्यू था, मैं बहुत सारी हॉलीवुड की फिल्में भी देखी हैं, बॉलीवुड की भी मैं बहुत सारी देखता हूँ, पुरानी क्लासिक्स भी देखता रहता हूँ। गुरुदत्त जी मेरे बहुत फेवरेट रहे हैं। आज के टाइम में मुझे इम्तियाज अली की डायरेक्शन बहुत अच्छी लगती है, उनकी तमाशा, रॉकस्टार। तो मैं ट्रीटमेंट देखता हूँ कि कहानी यार लोगों ने किस किस ढंग से कही है, मैं उनसे अलग कैसे कह सकता हूँ। तो मैं उनसे अलग कहने के जो उनके अंदाज है कहने के, तो लिटरेचर में उसको मैं यूज़ कर रहा हूँ। बहुत सारे लोगों ने, जैसे आपको भी कभी समय लगेगा तो आप पढ़ोगे तो आपको ट्रीटमेंट शायद पसंद आए मेरा। कहानी तो आपके आसपास की ही है, वो दर्द आपको पता है समाज में जो फैला हुआ है, वो तो आप पकड़ लोगे कि हाँ ये बात हो रही है, पर वो बात किस तरीके से कही जाए ताकि लोग उसको समझें। उनको वो भाषणबाजी नहीं लगनी चाहिए, वो कहानी के माध्यम से नेचुरल आए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो फिल्मों का प्रभाव मेरे लेखन पे बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मैं फिल्में भी थोड़ा ही देखता हूँ, जितना मैं लिटरेचर पढ़ता हूँ, किताबें भी खूब पढ़ता हूँ। हंस है, वागार्थ है, मैगजीन पत्रिकाएं में पढ़ता हूँ, और उपन्यास तो मैंने जिस विषय पे मैं काम करता हूँ लगभग उससे जुड़े सारे उपन्यास मैं ऑर्डर करके मंगा लेता हूँ। जब तक मैं 5-6 साल ना लग जाए तो फिर तब तक मजा नहीं आता। यानी ईमानदारी से वो कहते हैं कि एक वो इस तरह से स्त्री एक गर्भ को धारण करती है 9 महीने तक, फिर वो जब तैयार हो जाता है फिर उसको जन्म देती है। हाँ, बिल्कुल। तो आप भी एक तरह से उस विचार को धारण करते हैं, जब फिर तब तक उसका उपन्यास का जन्म नहीं होता। हाँ। जब तक आपको तसल्ली ना हो कि बाहरी झंझावात से ये निपट सकता है और वाकई एक जगत को नई क्रिएशन दे सकता है। अभी सीखा भी है इस दौरान कि पुरानी चीज़ों में जो कुछ, क्योंकि अपने ही लेखन को जब आप 10 साल बाद पढ़ते हो, अपने ही काम को अगर आप 10 साल बाद देखते हो तो अपने काम में भी कमियां नजर आनी चाहिए। एक बार गुलजार साहब चंडीगढ़ आए थे, उन्होंने कहा जब आपको अपना ही काम फाड़ना आ जाएगा ना तो आप लेखक बन जाओगे। तो नेचुरली पुरानी चीज़ों को देख के फिर हमें अपने ही काम से सीखने को मिलता, नहीं यहाँ ये कमी रह गई है, अब आने वाली किताबों में ये कमी नहीं होनी चाहिए। परफेक्शन तो कभी भी नहीं। अच्छा, एक और आप थोड़ा सा बताएं, उसमें समय तो फिर वही बात है कम है। मतलब एक लेखक एक तो अपनी अभिव्यक्ति देता है जो उसने देखा है, और एक उसके पीछे जो परंपराएं हैं वो उनको भी धारण करता है, वो परंपराएं ना मरे, उससे पहले वाली पीढ़ियां भी वो रहें और उसके आधार पे अपने आप को खड़ा करता है। तो एक स्व की स्थापना और एक परिपाटी को भी जिंदा रखना,
इन दोनों के बीच में जो संतुलन कायम करने की जो बात है, आप उसको किस तरह से देखते हैं, उसके ऊपर क्या विचार औरों को भी आप बताना चाहते हैं? विकास जी, मैं तो एक बात मानूंगा, अगर आप अपना काम ईमानदारी से करें, स्वयं को स्थापित करने का तो चलो कोई इतना खास उद्देश्य नहीं है। हालांकि लगता है लोगों को, जब हम अपनी किताब के बारे में कहीं बात करते हैं, लोगों को लगता है भाई अपनी भी बात कर रहे हैं, जबकि अपनी बात नहीं करनी चाहिए। मेरे हिसाब से हम किताब के माध्यम से ही हम जाने जाएंगे। अगर हम कुछ समाज को बदलने की बात या समाज के लिए कुछ अच्छा लिख पाए, अगर किसी को भी छू जाए वो चीज़, तो हमारा नाम, या कोई भी लेखक, आज आप मुंशी प्रेमचंद जी की बात करें, बड़े बड़े लेखकों की बात करते हैं, तो उनके नाम तो अपने आप उनके लेखन से बने, ना कि उन्होंने खुद स्थापित किए हैं। तो हम अगर कुछ भी अच्छा करें, मैं सिर्फ अजय की नहीं बात कर रहा हूँ, मैं विकास जी आपकी भी बात कर रहा हूँ, मैं हर व्यक्ति की बात कर रहा हूँ। अगर आप ईमानदारी के साथ अपने काम को रखोगे समाज के सामने और उसका प्रभाव दिखाई देगा, तो मैं कहता हूँ कि आप स्थापित हो ना हो, पर वो मूल्य जो स्थापित हो जाएंगे जिनकी जरूरत है। हम तो स्थापित क्या, हम तो लगे हैं। और हाँ, ये बहुत सही बात है वैसे कि एक तरह से व्यक्ति क्या है, एक समय के एक महाप्रवाह के अंदर एक तिनके से ज्यादा कुछ नहीं है सर, कुछ नहीं है। तो वो अपने आसपास का जो प्रवाह है उसको देख ले और आने वालों को बता दे कि हाँ, यहाँ से ऐसे मुड़ा जाता है और यहाँ से फिर आगे गंतव्य तक बढ़ा जाता है। तो लेखक अपना धर्म उस तरह से निभाता है। और भी खैर कई सारी चीजें हैं जो जुड़ती चली जाती हैं। और ये भी क्या, पर साथ में कि ये भी है कि जो सबसे भगवान के बाद कोई सच में कोई सृष्टा है तो वो लेखक ही माना गया है, जो पूरी तरह से पात्रों को रचता है। उनकी नियति उसके हाथों कई बार तय होती है, बहुत सारे लोग उनका जुड़ते हैं वो। तो वो जब तक किताब पूरी नहीं होती ना सर, वो सारे पात्र साथ चलते हैं और खत्म होने के बाद तक भी चलते हैं। आप उनको महसूस करते हो। जैसे मैं अभी भारत में लिख रहा हूँ, अभी 6 साल से हर कैरेक्टर, धनेश्वर, कावेरी, सब मेरे साथ चल रहे हैं। जब तक वो, फिर किताब छपने से पहले तो मेरी है, उसके बाद पाठकों की है, क्या बात, फिर मेरी नहीं रहेगी वो। फिर तो किसी को अच्छी लगे, बुरी लगे, सबके अपने अपने दृष्टिकोण होते हैं समाज को देखने के। किसी को कोई चीज़ देख लो, अपने अपने दूरबीन से, अपने अपने चश्मों से देखते हैं। तो पर मैंने जो बात कहनी है, जो मुझे लगता है, जैसा मैं चाहता हूँ समाज ऐसा होना चाहिए। हाँ, समाज में तो अपना दृष्टिकोण पेश कर सकता हूँ ना, मैं किसी दूसरे के लिए नहीं लिख सकता। एक लेखक, मैं कल ही पढ़ रहा था कि किसी ने लिखा है कि अगर आपकी किताब पढ़ने से 2-4 लोग नाराज ना हो तो फिर काहे के लेखक हो। तो नाराज भी हो जाएंगे, कुछ लोग तो नाराज होंगे। वही बात है सर, तो आप कह रहे थे कि हम संगठन बनाते तो छूट जाता है, तो जब आप कुछ करते तो छूटेगा ही कुछ ना कुछ। तो हर किसी को हम खुश करने की। सबसे बड़ी बात एक और भी ये है, ऐसा ही बहुत सारे लोग लिखते हैं कि कोई भी जो रचनाकार है वो तो अपने सुख के लिए रचना करता है, जो पाठक है वो तो उसका बाई प्रोडक्ट है। हाँ, वो तो जो आपने उसको रचना कर्म करते हुए जी लिया उस भाव को, वो तो अल्टीमेट गेन है उसके साथ आपका। नहीं, हमारे अंदर लेखक के तौर पे भी काफी सुधार आता है। जब हम चित्रों में काम करते हैं या जब भी उनको पढ़ते तो वो एक तरह से बिल्कुल जीवित होते हैं हमारे। हाँ। तो हमारे अंदर खुद बदलाव बहुत सारे आते हैं। डेफिनेटली एक उपन्यास के शुरू करने से अंत तक जाने तक आप फिर वही व्यक्ति नहीं रह जाते, बिल्कुल भी नहीं रह जाते। तो खैर अभी समय हमारे पास सीमित था, उसमें कुछ ये बातें हो सकी और मिले थे तो सोचा इस बहाने वो ये जो मुलाकात है वो यादगार रह जाएगी, तो वो हो पाया। तो अजय जी, आपने इतना वक्त दिया, इतनी बातें हो पाई, और इसके बाद भी खैर बातें तो चलेंगी अभी। तो उस और अनिल हैं जिन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। तो आपसे फिर बात हो, हमें बहुत खुशी हुई अजय जी, और हम इंतजार करेंगे किताबें और आए और फिर बैठ के किसी ना किसी दिन एक एक किताब के ऊपर फिर बात होगी। अगर आपको कुछ भी ठीक लगे, कोई कमी लगे तो आप जरूर बताएं। हाँ, नहीं कभी तो खैर नहीं, कमियां भी होती है सर, अपना अपना एक दृष्टिकोण मैंने बताया है। हर व्यक्ति का अपना अपना सोचने का तरीका होता है, तो वो भी एंगल हमें देखना। अब आप ये देखिए, स्वीकार भी करना। नहीं, तो देखो एक विविधता है, उस वैविध्य में आपके अनुकूल कौन सी विविधता है, बस इतना मामला है। तो ये जी अजय जी, बहुत खुशी हुई। थैंक यू सर।